चलिए अंडरस्टैंड सा गड़बड़ी 8 बज गए क्या? 8 तो बज गए, आपसे मिलने का समय हो गया। अब आओ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, जैसे हम लोग अभी तो जो पढ़ रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम, उसमें एक एडिशनल पार्ट हुआ। बाइनोमियल थ्योरम तो लगभग फिनिश। अब कुछ एडिशनल पार्ट उसमें अटैच होता है। एक आता है मल्टीनोमियल थ्योरम। मल्टीनोमियल समझ सकता है, बाइनोमियल का बड़ा रूप। बाइनोमियल माने अंदर में 2 टर्म रहेगा, और मल्टीनोमियल माने 2 से ज्यादा टर्म रहेगा। मल्टीनोमियल थ्योरम्स, और मल्टीनोमियल थ्योरम अभी आपके सिलेबस में उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन संभव है कि 1-2 ऑब्जेक्टिव आ जाए। तो उसके लिए कुछ रिजल्ट है जो आप याद कर लो। कुछ 4-5 रिजल्ट्स है पढ़ेगा। हम यहाँ पर अभी आपको 4 रिजल्ट लिखे हुए, एक रिजल्ट और आपको हम लिख दें तो फिर आप आसानी से इस सवाल को बना सकते हैं। पढ़ेगा जैसे ये देखो x1, x2, x3 सब अलग अलग वेरिएबल है, सब अलग अलग वेरिएबल रहेगा, x, y, z, अल्फा, बीटा, गामा, कुछ ऐसा, पावर n। और इसमें पूछे नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, तो n प्लस m माइनस 1 और cm माइनस 1। पढ़ेगा x प्लस 1 प्लस इतना और cn माइनस 1। जैसे पहला रिजल्ट तो आप देख सकते हैं। ठीक है, पहला रिजल्ट पे आप मान लो कोई क्वेश्चन है 2x प्लस 3y और प्लस z और टू द पावर 15 पूछा कितना टर्म्स होगा। तो यहां पर n का वैल्यू 15, 1 2 3 टर्म है, m का वैल्यू 3। सो बताओ क्या आप नंबर ऑफ टर्म निकाल सकते हैं? यस, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 15 प्लस 3 माइनस 1 और c 3 माइनस 1, यानी कि क्या आ जाएगा, दिस इज 17c2। 17c2 को वैल्यू आप सॉल्व कर लीजिए, आपका जो भी आएगा वो आंसर कितना आ जाएगा, 136। देखो 136 टोटल 136 टर्म्स इसमें होगा, जो भी वैल्यू आता हो ऐसा। तो कोई भी एक्सप्रेशन इस प्रकार का हो तो नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लें। x माइनस 2y अब प्लस 4z प्लस u और होल टू द पावर 10। पूछा नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, तो n का वैल्यू 10, m का वैल्यू 4, तो 10 प्लस 4 माइनस 1 और c 4 माइनस 1, यानी कि 13c3। इतना नंबर ऑफ टर्म्स होगा, जिसको सिंप्लीफाई करके आंसर आप निकाल सकते हैं। यही आपका नंबर ऑफ टर्म्स है। अड़ेगा नंबर ऑफ टर्म्स, हाँ याद रखना कि यहां पर अगर मान लो ऐसा रहे x है, 2x स्क्वायर है या 1 प्लस x है, और अब पूछा जाए कि इस पे कितना टर्म, तो यह फॉर्मूला काम नहीं करेगा, क्योंकि x और x स्क्वायर मिलाएंगे तो गुना होगा एक्स क्यू आ जाएगा, दो बार एक्स क्यू आ जाएगा, तो उसमें वो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो आपका नंबर ऑफ टर्म्स डिफरेंट में ही काम कर सकता है। अगर उसी सीक्वेंस का कोई जनरल टर्म लिखना है, तो जनरल टर्म लिखने का तरीका यही, ये टर्म पीएथ क्यूएथ आर को भी जनरल टर्म लिखना है, बस ध्यान रखना कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 सबका सम मिलाकर क्या होगा n, ये इसका जनरल टर्म्स। ठीक है, अब आ गया कोफिशिएंट ऑफ x1। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोफिशिएंट ऑफ x1 का पावर 1, मतलब x1 का पावर अल्फा 1, x2 का पावर अल्फा 2, x3 का पावर अल्फा 3। इसमें अगर आपसे कोफिशिएंट मांग दे तो आप आसानी से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसके लिए फैक्टोरियल एन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m a1 का ऐसा देखो दिखाते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, 2x प्लस 3y प्लस 4z होल टू द पावर 10। अगर आपसे ये कहा कि कोफिशिएंट ऑफ अड़ेगा x का पावर 4, y का पावर 5 और z का पावर 1 निकाल लीजिए। ये ध्यान रखना कि इन तीनों का सम मिलाकर क्या चाहिए, 10, यह वाला 10, ये इन तीनों का सम मिलाकर 10। अगर 10 नहीं हुआ तो ऐसा टर्म हो ही नहीं सकता, रिक्वायर्ड कोफिशिएंट इज 0। लेकिन अगर 10 हो गया तो आप इसको ध्यान से लिखिएगा, फैक्टोरियल 10, ये वाला 10, और ये आपका फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 1 इंटू x का कोफिशिएंट 2, तो 2 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 5 और 4 टू द पावर 1, यही आपका कोफिशिएंट। बहुत ही आसानी से आप कोफिशिएंट को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, बस और कोई एग्जांपल देना चाहोगे तो देख सकता है। ठीक है, कोई भी ऐसा एग्जांपल पर आप सेट कर सकते हैं क्वेश्चंस। ये देखो एक क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि 2x, ये देखो ना, 3x प्लस 4y माइनस 2u
प्लस 5z होल टू द पावर 15। अड़ेगा आपसे ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर वाई का पावर 5 जेड का पावर 3, ठीक है, ये आपका z का पावर 4, 9 दो 11 और 11, ठीक है, u का पावर कहते हैं ना, u का पावर 4, 5 2 9, 9 2 11, 11 और 4 15, ऐसा ही कुछ आपसे पूछ सकता है। या मान लो इसको 6 का रहता है, 6 5 11 2 13 2 7 का रहता है, पता हम किस चाहते हैं कि 15 आ जाए, कोई सब 7 8 8 5 15, तो आपसे क्या आएगा, सो रिक्वायर्ड कोफिशिएंट इज, सीधा आप शुरुआत करेंगे फैक्टोरियल 15, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 1, एक्स का कोफिशिएंट है 3, 3 का पावर 2, 4 का पावर 5 और -2 का पावर 7 और 5 का पावर 1। जैसे इस तरह से आप रिक्वायर्ड कोफिशिएंट का मान निकाल सकते हैं। 3x + 4y - 2u + 5z का पावर 15, आप रिक्वायर्ड कोफिशिएंट इस प्रकार से निकाल सकते हैं। हाँ, x वाला टर्म ये काम नहीं करता है, x वाला में तुम्हारे पास इस तरह का प्रोसेस यूज नहीं होगा, ठीक है। जैसे ये एक क्वेश्चन देखो, ये तो बहुत आसान है। एक क्वेश्चन है 1 + x + x² और होल टू द पावर 3, आपसे कह रहा है कि फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 4, कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 4, ये रूल नंबर 4 पर आ गया, कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 4। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, सो देखिए सीधा रिक्वायर्ड कोफिशिएंट इज फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाय, अभी अल्फा 1 रहने देना, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ठीक है, इसी पर बढ़ा है x का कोफिशिएंट मतलब a0 1 का पावर अल्फा 1, ठीक है, a2 1 का पावर अल्फा 2 और 1 का पावर अल्फा 3, अड़ेगा 1 का पावर अल्फा 1, 1 का पावर अल्फा 2, 1 का पावर अल्फा 3, वेयर अब ये कंडीशन क्या लिखा हुआ है कि इन सभी का सम मिलाकर, वेयर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, अड़ेगा ये सभी का सम मिलाकर, ये वाला वैल्यूज क्या हो गया 10 as, अड़ेगा दिस इज इक्वल टू, देखो अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3, इन तीनों का सम मिलाकर 3 और साथ में x का पावर, मतलब ये वैल्यूज क्या हो गया अल्फा 2 + 2 अल्फा 3, अल्फा 1 + अल्फा 2 3 बराबर 4। अब इस तरह का दो रिलेशन आपके पास आ जाएगा। अब इन दोनों को आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, 3 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, सॉल्यूशन के लिए हिट एंड ट्राई, बस इतना ही कि तीनों का तीनों पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तभी ना आप इसका काम हो सकता है, ठीक है। बस 0 या पॉजिटिव इंटीजर सोचते हैं, अड़ेगा अल्फा 1 का वैल्यू अगर हम 0 रख लेते हैं, ये वैल्यू 0, तो क्या आप इन दोनों को सॉल्व करके अल्फा 1 अल्फा 2 निकालते हैं, अगर वो इंटीजर आ गए तो एक्सेप्ट, ये देखो इसको घटाएंगे, सो अल्फा 2, देखो इन दोनों का, इसको सॉल्व करो, इसका वैल्यू 0 रख दिए, इसका वैल्यू, ये इक्वेशन आया ये इक्वेशन आया, दोनों को सॉल्व करेंगे तो अल्फा 3 का वैल्यू 1 और अल्फा 2 का वैल्यू 2, देखो ऐसा कुछ एक पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है। अब तुम्हारे पास ये केस, अगर अल्फा 1 का वैल्यू 1 रख दिया जाए 1, तो अल्फा 2 + अल्फा 3 बराबर 2, क्या आ जाएगा अल्फा 2 + अल्फा 3 बराबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन सॉल्व करो, घटा दीजिएगा तो अल्फा 3 बराबर 2, अल्फा 3 का वैल्यू 2। इस बार भी पिछला बार क्या हुआ था, पिछला बार अल्फा 2 + अल्फा 3, हटेगा उसका वैल्यू 3 घटाया तो 1 आया, अल्फा 3 का वैल्यू, अच्छा इस बार अल्फा 3 का वैल्यू 2 आया, अल्फा 2 कितना आ जाएगा, अगर अल्फा 3 का वैल्यू 2 तो अल्फा 2 का वैल्यू 0, जो कि पॉसिबल है, यह भी ठीक है। अगर अल्फा 1 का वैल्यू 2 रख दिया जाए, 2 या 2 रख दो, तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा 1। अब इसको सॉल्व करो, इसको घटाएं, अल्फा 3 बराबर 3, अल्फा 3 का वैल्यू 3, अगर अल्फा 3 का वैल्यू 3 रख दिया जाए तो ये हो गया निगेटिव्स, सो पॉसिबल नहीं है,
अड़ेगा अल्फा 1 का वैल्यू 3, अगर हम 3 रख दें तो ये वाला वैल्यू 3 3 0 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। सो ये दो केस संभव हो गया, ये वाला और ये वाला। अड़ेगा ये दो केस संभव हो गया। नाउ द रिक्वायर्ड कोफिशिएंट्स, अब ऐसा दो टर्म में संभव हो गया। सो रिक्वायर्ड कोफिशिएंट एज, देखिए सर जी, रिक्वायर्ड कोफिशिएंट का वैल्यू बड़ा फैक्टोरियल 3, ये पेयर, ये हो गया फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 1, ऐसा। बाकी तो 1 1 1 है, सब तो 1 ही हो जाएगा, प्लस प्लस ये वाला पेयर, ये वाला पेयर, फैक्टोरियल 3, अल्फा 1 का वैल्यू 1, अल्फा 2 का वैल्यू 0 और अल्फा 3 का वैल्यू 2, कुछ ऐसा। ठीक है, ये दो पेयर संभव, दोनों का सम निकाल लीजिए, जो आएगा सो आंसर, जो आएगा सो आंसर। कितना जाएगा जी, इसका तो हो गया 2, यह हो गया 6/2, यानी कि 3 + 3 टोटल 6। सो द रिक्वायर्ड कोफिशिएंट इज 6। चलो एक सिमिलर क्वेश्चन सब ये लिखे, 1 + 3x - 2x³ पावर 10, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 7। सो सीधे सीधे रिक्वायर्ड कोफिशिएंट इज, नहीं क्या आएगा, 10 फैक्टोरियल 10, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, 1 का पावर अल्फा 1, अड़ेगा 3 का पावर अल्फा 2 और -2 का पावर अल्फा 3। वेयर रिजल्ट क्या आएगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 का वैल्यू 10, साथ में x का कोफिशिएंट पर ध्यान दो, x का कोफिशिएंट। सो यहां पर क्या हो गया, अल्फा 1, मतलब यहां का पावर क्या होगा, अल्फा 2 बढ़ेगा तो अल्फा 2, ठीक है, अल्फा 2 और x का पावर यहां पर कितना बैठेगा, अल्फा 3 प्लस 3 अल्फा 3 और बराबर कितना चाहिए, 7। बस सीधा सीधा रिजल्ट है, आराम से। 3 इक्वेशन 2 वेरिएबल। शुरुआत फिर से वही करें, अल्फा 1 का वैल्यू 0, ये 0 बढ़ा है, जैसे यहाँ 0 बढ़ाओगे तो ये इक्वेशन आएगा, अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 बराबर 10। सॉल्व करो, ये घटा दे तो 2 अल्फा 1 बराबर 3/2, अल्फा 3 का वैल्यू 3/2 आ गया, अल्फा 3 का वैल्यू 3/2 आ गया, अल्फा 3 बराबर 3/2। आगे जरूरत ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। अल्फा 1 का वैल्यू 1, यहाँ पर 1 बढ़ाइएगा तो ये वाला 9 आ जाएगा, 9। अगर सॉल्व करो तो निगेटिव्स, अल्फा 3 निगेटिव्स, नॉट पॉसिबल। अल्फा 1 का वैल्यू 2, अगर अल्फा 1 का वैल्यू 2 बढ़ाओगे तो ये 8 आ जाएगा, अभी भी नॉट पॉसिबल। अल्फा 1 का वैल्यू 3, चेक करते चल जाओ, ये आपका 3 तो ये वाला 7, अभी भी नॉट पॉसिबल। अल्फा 1 का वैल्यू 4, वैल्यू बड़ा बड़ा चेक करना पड़ रहा है, ये 4, ये 6। अब इसको घटाओगे तो भी फ्रैक्शन आ जाएगा, अल्फा 3 बटा में आ गया, 1/2, 1/2 नॉट पॉसिबल। अल्फा 1 का वैल्यू 5, देखो 5 का वैल्यू बढ़ाए 5, तो यहां पर भी क्या हो गया, 5 घटाइएगा तो 2 अल्फा 3 बराबर 1, अड़ेगा ये हो गया 5, एक हो गया 3, देखो 3 अल्फा 3 का वैल्यू 1, अल्फा 2 का वैल्यू 4, अल्फा 2 का वैल्यू 4, कुछ इस तरह से। अड़ेगा ये अल्फा 1 का वैल्यू 6, यहां पर 6 रखोगे तो ये वाला 4, घटाइएगा तो 3, फ्रैक्शन नॉट पॉसिबल। अल्फा 1 का वैल्यू 7, अगर 7 बढ़ाएंगे तो ये अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 बराबर 3, ये घटाइएगा तो 2 अल्फा 3 बराबर 4, अल्फा 3 का वैल्यू 2, अल्फा 3 का वैल्यू 2, अल्फा 1 7, अल्फा 3 2, अल्फा 3 का वैल्यू 2 बढ़ाओगे तो अल्फा 2 बराबर 1, अल्फा 2 बराबर 1। तो जितना पॉसिबल पेयर है, अगर नहीं भी दिख रहा तो पेयर चुन रहे हैं 8, अगर 8 ले लेंगे तो ये 2, घटाइएगा तो 2 अल्फा 2 बराबर 5, फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। अल्फा 1 का वैल्यू 9, अल्फा 1 का वैल्यू 9, एक एक करके चेक तो करना ही पड़ेगा, अगर यहां 9 रखते हैं तो ये 1, अड़ेगा अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इज इक्वल टू 1, घटाइएगा तो 2 अल्फा 1 बराबर 2 अल्फा 3 बराबर, यानी अल्फा 3 का वैल्यू 6 3, अड़ेगा अल्फा 3 का वैल्यू 3 और ये वाला निगेटिव्स, अड़ेगा मतलब अब आगे पॉसिबल नहीं है।
तो पॉसिबल कौन सा हो गया, एक तो ये पेयर, एक ये पेयर, बस 2 ही पेयर पॉसिबल हुआ। सो द रिक्वायर्ड सम इज, चलो यहां लिखते हैं मिटा के, रिक्वायर्ड सम इज इक्वल टू 2 टर्म्स हो गया, फैक्टोरियल 10 एक पेयर में हो गया, दिस इज फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 1 का पावर 5 कुछ नहीं, फर्क नहीं पड़ता है, 3 का पावर 4 ये फर्क पड़ता है, -2 का पावर 1 ऐसा फर्क पड़ता है, प्लस प्लस ये वाला, दिस इज फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 7 है, 1 है और 2 है, ठीक है, बस 3 का पावर 7, 1 का पावर 7 और 3 का पावर 1 और -2 का पावर 2, -2 का पावर 2। सो यही आपका आंसर, फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 4, 3 का पावर 4 और -2 प्लस फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 2, 3 का पावर 1 और 2 का पावर -2 का पावर 2 यानी कि 4। लो अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, जो आएगा वो फाइनल आंसर। बोलो समझ में आया बात? तो आराम से ये क्वेश्चन फॉलो हो सकता है, कोफिशिएंट आप निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। नंबर्स का इस तरह का टर्म, कुछ डाटा याद कर लो। देखो एक क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x क्यू y 4। शुरुआत करें, रिक्वायर्ड कोफिशिएंट इज फैक्टोरियल 6, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3। अड़ेगा यहां पर कोफिशिएंट x y कोई कांस्टेंट नहीं है, 1 का पावर अल्फा 1, 1 का पावर अल्फा 2, 1 का पावर अल्फा 2, मतलब ये मतलब नहीं है, यही मतलब है, वेयर कंडीशन मिला। अब तुम्हारे पास कंडीशन में तुम्हारे पास क्या आएगा, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 बराबर 6, ठीक है। बस अब इसको भी देखो, रफ कर दे, रफ एक्स वाई का पावर क्या है अल्फा 1, ये रफ वर्क है, वाई जेड का पावर अल्फा 2 है और जेड एक्स का पावर अल्फा 3 है। सेम बेस पावर जोड़ो, एक्स का पावर अल्फा 1, एक्स का पावर अल्फा 3, तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 3 बराबर अल्फा 1 प्लस अल्फा 3 बराबर 3। अब y का पावर अल्फा 1 और अल्फा 2, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बराबर 4। और तीसरा अड़ेगा y का z का पावर, z कहां पर है अल्फा 2 और अल्फा 3, अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 का पावर 5। जैसे ये 3 इक्वेशन तैयार हो गए, और 4 इक्वेशन है, 3 बारी वाला। अब सॉल्यूशन कहां बड़ा बात है, क्या सॉल्व नहीं कर सकते? अल्फा 1 प्लस अल्फा 3 का वैल्यू बढ़ाओ, अल्फा 1 प्लस अल्फा 3 बराबर 3, तो अल्फा 2 बराबर 3 हो गया आंसर। अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 का वैल्यू 4, अल्फा 3 का वैल्यू 2, अरे तो बहुत भरवली बन गया। अल्फा 2 और अल्फा 3 का वैल्यू 5, तो अल्फा 1 बराबर 1। सो रिजल्ट, सो द रिक्वायर्ड कोफिशिएंट इज, ठीक है, सो रिक्वायर्ड कोफिशिएंट इज इक्वल टू क्या हो गया, फैक्टोरियल 6 अल्फा 1, अल्फा 1 का वैल्यू फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, यही आपका रिक्वायर्ड कोफिशिएंट्स। सब बहुत आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। मल्टीनोमियल थ्योरम सिंपल सा है, बस फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, ठीक है। एक टर्म्स और देख लो, देखो ये क्वेश्चन, एक और टर्म आप याद कर लो, अच्छा है, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट ऑफ दिस एक्सपेंशन। ये एक एक्सपेंशन है, x1 प्लस x2 प्लस x3 से लेकर xm होल टू द पावर n। इस एक्सपेंशन में ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट निकाल दीजिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट ऑफ दिस एक्सपेंशन। x1 x2 सब अलग अलग वेरिएबल्स है, तो आप सबसे पहले ये n पावर को m से डिवाइड कीजिएगा, कुछ तो डिवाइड होने पर क्वोशिएंट आएगा, कुछ रिमाइंडर आएगा। मान लो क्वोशिएंट आया q, रिमाइंडर r, तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट का फॉर्मूला है फैक्टोरियल n फैक्टोरियल q होल टू द पावर m माइनस r और q प्लस 1 पावर r। बस थोड़ा फॉर्मूला के रूप में याद कर लीजिए। अब एक एग्जांपल देखो, यहाँ पर देख लो बढ़िया से, n का वैल्यू 15, m का वैल्यू 4, अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं 15 को, तो 4 तिया 12, ठीक है, रिमाइंडर क्या बचा 3, ठीक है। चांस है q भी वही आ गया, r भी वही आ गया। अब जो आ जाए
क्यू भी वही, आर भी वही। सो बताओ, रिक्वायर्ड कोफिशिएंट इज ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इज फैक्टोरियल एन, एन का वैल्यू 15, अटेगा फैक्टोरियल क्यू का वैल्यू 3, फैक्टोरियल 3 होल टू द पावर m माइनस आर, m का मतलब 4, 4 माइनस 3 मतलब 1 इंटू फैक्टोरियल 4 और पावर में r का वैल्यू क्या हो गया 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, जो आएगा वही आपका रिक्वायर्ड कोफिशिएंट्स। बताओ मल्टीनोमियल थ्योरम समझ में आया? इतने ही टॉपिक को आप याद कीजिए, ये 5 कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, 4 ही कॉन्सेप्ट ना, जनरल टर्म्स कैसे, जनरल टर्म को उतना यूज नहीं हुआ। सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, कोई कोफिशिएंट्स भरे, अगर हम कोफिशिएंट एक्स वाई जेड वेरिएबल है तब कैसे निकालते हैं, अगर x का टर्म है या केवल y का टर्म है, केवल z का टर्म है तो हम कैसे निकालते हैं, और ग्रेटेस्ट टर्म का वैल्यू कैसे निकालते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया, मजा भी आया होगा थोड़ा सा टॉपिक और कंफर्म होते हुए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।